A very good morning, dear students. Welcome you all in the BBVN online classes in class 12th Business Studies. We are going to discuss about the external sources of recruitment. Up to our last video, we have covered what do you mean by or what is the meaning of external sources of recruitment and what are the merits and demerits. In this video, we will discuss about the various sources of external sources of recruitment. Let's discuss about the various sources. First one is direct recruitment, then casual caller, advertising, employment exchanges, placement agencies, and management consultant, campus recruitment, recommendations from present employees, labor contracts, and web publishing. The first source that is direct recruitment. इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने कैंपस के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, वर्कशॉप्स के बाहर अपनी वैकेंसीज को पेश कर देते हैं and the interested candidates can come to the organization, they may visit to the organization and they may come for walk-in interview. इसमें लिखा है organizations place a notice at the gate of the office or factory or the workshops. The people who are interested in those jobs walk in for interview. अब ये सूटेबल कहाँ होगा? वेयर वी डोंट नीड स्किल्ड लेबर और इट इज सूटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस. जैसे कि आप मान सकते हैं स्वीपर्स हो सकते हैं, पीएन्स हो सकते हैं. इसके लिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर ही ये लिख दिया जाएगा कि भाई लेबर की इतनी संख्या में ज़रूरत है. तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेंगे और अप्लाई करेंगे. अगला सोर्स आता है कैजुअल कॉलर. कैजुअल कॉलर का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में वेटिंग लिस्ट रखी जाती है. वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि व्हेन एवर देयर इज इंटरव्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर मे बी ए कंडीशन, अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम एंड यू मे फाइंड मोर देन your requirement candidates are suitable for this post, but you cannot hire each and everyone which is suitable for that particular point of time. You may put a few of them on the waiting list. कुछ एक को आपको क्या करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा. वो जो वेटिंग लिस्ट है वो आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा. इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल. ये एप्लीकेशन फाइल वेटिंग लिस्ट ही है, in which they keep all the pending applications which the job seekers leave with the reception. Sometimes the applications of suitable candidates who were not selected in the previous year selection process are also kept in the application file. Whenever there is a vacancy in the organization, candidates from the waiting list are called. जैसे मान लीजिए कि आप ही की स्कूल है, आप ही की स्कूल में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली जाती, तो उस वैकेंसी के लिए हो सकता है कई सारे कैंडिडेट्स आ जाएं. वो जो कई सारे कैंडिडेट्स आएंगे उनके रेज्यूमे हमारे पास आएंगे. वो जो रेज्यूमे हमारे पास आएंगे उन्हें अपन फाइल कर करके अपने पास रख लेंगे. अब इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस फाइल में से जो कैंडिडेट्स हमने सेलेक्ट किए थे, जिन्हें अपन ने सिलेक्शन प्रोसेस में लिया था, जो हमें सूटेबल लगे थे, लेकिन पहले उन्हें किसी कारणवश हम जॉब पर नहीं रख पाए, अब अपन उन्हें बुला सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं. इट इज नोन एज कैजुअल कॉल. देन एडवर्टाइजिंग. Advertisement is the media generally used when a wider choice is required. जनरली अपन न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो या टेलीविजन पर जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिससे कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अपन चाहते हैं कि वाइडर रेंज ऑफ एम्प्लॉयज कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एडवर्टाइजमेंट काम में लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग कीपिंग इन द माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन. जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर अकाउंटेंट की ज़रूरत है या सीए फर्म की ज़रूरत है, तो आप मेल्स के थ्रू जो आपके पास में कैंडिडेट्स हैं, आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, जनरल एडवर्टाइजमेंट नहीं डालेंगे. अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. यहाँ पर अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज. दोनों ही चीज़ें इंटरमीडियरी का काम करेंगी. इंटरमीडियरी किस किस के बीच में? जॉब सीकर्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. Job seeker may leave their biodatas, may leave their details with these organizations, and these organizations will make them available to the organization or to the client organization who need the employees. जिन ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस या प्लेसमेंट कंसल्टेंसी को अप्रोच करेंगे.
और जिस एम्प्लॉय को ज़रूरत है जॉब की वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या प्लेसमेंट कंसल्टेंसी को अप्रोच करेगा। तो दोनों के बीच में एक लिंकिंग पिन की तरह काम करेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट कंसल्टेंसी। फ़र्क क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो जनरली चलाए जाते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर आपसे किसी तरह की कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती। लेकिन प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज जो होंगी वो आपके लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेज होंगे। इसका मतलब वो अपनी सर्विसेज का चार्ज लेंगे, वो फीस लेंगे। और जनरली प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज जहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक जॉब नेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मॉड्यूल भी प्रोवाइड कराता है, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल भी चार्जेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं these act as middlemen between the job seekers and the organization who have vacant job positions. The job seekers leave their resume का मतलब biodata ही है, and details of their qualifications with the employment exchanges, and when the organization approach employment exchanges, the suitable candidates are sent. इसी तरीके से प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट वही चीज है, लेकिन ये नेशन वाइड है और ये चार्जेबल है क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। ठीक है, अगला देखते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रेश ब्लड को हायर करने के लिए, फ्रेश ब्लड क्यों? क्योंकि वो डायनामिक होते हैं। नए जो बंदे आएंगे वो क्या करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज में काम करना चाहेंगे, दे आर फ्लेक्सिबल। पुराने एम्प्लॉयज नेचर वाइज रिजिड होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते। लेकिन क्योंकि जब नया ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, तो न्यू आइडियाज के साथ में, न्यू इंटेलेक्चुअल के साथ में जब आएगा तो वो हाईली फ्लेक्सिबल होगा, वो नए एनवायरनमेंट में काम करना चाहेगा। तो senior managers of the organization visit various professional colleges or technical institutions to get fresh graduates or the people with the latest technological know-how. जनरली आपके आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में इसी तरह की हायरिंग्स होती हैं। जो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए कंपनियां खुद अप्रोच करती हैं, जिसे अपन कॉलेज रिक्रूटमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। अगला आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ में एक सेटिस्फैक्शन डेवलप करने के लिए, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के लिए उन्हें एक फ्रीडम देती है। डिपेंड करता है उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की गुडविल के बेसिस पर। इफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैव्स अ गुड ट्रस्ट और गुड फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, और गुड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गुड फेथ इन द एम्प्लॉयज़, then they will ask to the existing employees for the new recruitment, for their recommendations. And this organization prefer recommendations by the trusting the goodwill of the present employees. इसके दो फायदे। पहला फायदा ये कि अगर कोई नया एम्प्लॉय अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का जानकार होगा तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाने की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय खुद ही समझा देगा। और इन केस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द न्यू एम्प्लॉय, देन the organization will catch up the existing employee. They will not directly go to the new employee. अपन क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन उस पुराने एम्प्लॉय को बोलेगा भैया वो नए वाले एम्प्लॉय को समझाइए, आप ये काम सुधारना चाहिए। ठीक है, अगला आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। जनरली गाँव की जो लेबर होती है, या फिर अपन ये कहें कि जो बैकवर्ड एरिया की जो लेबर है, वो डायरेक्टली कंपनीज को, फैक्ट्रीज को अप्रोच नहीं कर सकती क्योंकि अनस्किल्ड लेबर है, तो वो ग्रुप में होगी। तो जॉबर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स वो होंगे जो इन लोगों से अपने रिलेशंस बना करके रखेंगे। और वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन एनी फैक्ट्री और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे विल वर्क एज अ मिडलमैन। दे विल गो टू द विलेज एंड कलेक्ट द पीपल एंड सप्लाई देम टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें बीच में वो कंपनी से अपना कमीशन लेंगे। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेजेस एंड द रूरल एरियाज, एंड व्हेन एवर देयर इज अ वैकेंसी और अ रिक्वायरमेंट फॉर लेबर इन फैक्ट्री और इन द कंस्ट्रक्शन साइट, दे ब्रिंग द लेबर फ्रॉम विलेजेस एंड सप्लाई टू द बिजनेसमैन। इस काम के लिए जॉबर्स चार्ज कमीशन फॉर द सेम। लास्ट पॉइंट आता है अपना वेब पब्लिशिंग। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सूटेबल भी यही है। यहाँ पर जॉब सीकर्स क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स को ऑनलाइन फिल करके छोड़ देते हैं, और कंपनीज भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हीं वेबसाइट से सर्च करती है। तो यहाँ पर मिडलमैन का काम कौन करेगा, वेब। इसमें देखिएगा सर्टेन वेबसाइट्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर्स एंड कंपनीज व्हिच हैव वेकेंट जॉब पोजीशंस। द वेबसाइट्स कैन बी विजिटेड बाय जॉब सीकर्स एज वेल एज कंपनीज। दोनों ही सर्च करेंगे। जब दोनों ही सर्च करेंगे तो परफेक्ट मैच जिन्हें जहां मिलेगा, दे विल गो फॉर देम।
वो उसे हायर करेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ लिखें naukri.com और monster.com। आज के इस वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया है वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप यहाँ तक अपने जो वीडियोस अपन ने कवर किया है उसके नोट्स भी प्रिपेयर करें और इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।